नमस्कार साथियों। कल हमने वर्ग 6 के इतिहास के पहले चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे पर अपनी विवेचना प्रस्तुत की थी। आज उस विवेचना को आगे बढ़ाते हुए हम कल चर्चा किए गए तथ्यों पर एक बार पुनरावलोकन करेंगे। इसके बाद आज जिन टॉपिक्स पर चर्चा होनी है उसे विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करेंगे। तो कल हमने देखा था कि नर्मदा नदी घाटी में कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं और उसमें से अधिकांश लोग कुशल संग्राहक थे और वो आखेट भी करते थे और इस तरह से अपनी जीविकों का उपार्जन करते थे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा था, उस पर विवेचना किया था, वह यह था कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों के उपजाने का आरंभ किया गया था और इसके साथ ही साथ पशुपालन भी हुआ था। भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया गया था। तो पहले हमने देखा कि नर्मदा नदी घाटियों में जो मानव समूह रह रहे थे वो संग्राहक थे और आखेटक थे, अर्थात शिकारी थे। फिर हमने देखा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो कृषि से परिचित हो गए थे, गेहूं और जौ की फसलों को उगाना आरंभ कर दिए थे, अर्थात वे लोग कृषक थे, किसान थे, कृषक थे और साथ ही साथ पशुपालक भी थे, क्योंकि पशुओं को पालतू बनाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हमने कल इन तथ्यों की चर्चा की थी। इसमें आगे बढ़ते हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर चर्चा किए वो था सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। उसके क्षेत्रों में लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रथम आरंभिक नगर का प्रमाण मिलता है वह इन्हीं सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे मिलता है। बात यदि गंगा और उसकी सहायक नदियों के करते हैं और समुद्र तटवर्ती इलाकों की, तो वहाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व मानव बस्ती का और नगरों का प्रमाण मिलते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो सोन है और गंगा के दक्षिणी का हिस्सा है उसे मगध, जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। और हमने ये भी चर्चा किया था कि इस महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोग काम की तलाश में, सेनाएं युद्ध के उद्देश्य से, धार्मिक गुरु धर्म प्रचार उद्देश्य से आया जाया करते थे और यात्रा करते थे। अब जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो आज भी देखते हैं कि लोग यात्राएं करते हैं और उनके पीछे उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो इन यात्राओं के क्रम में आज मनुष्य उतना परिश्रम नहीं करते हैं क्योंकि संसाधन संपन्न व्यवस्था है, यातायात के साधनों का विकास हो चुका है। लेकिन प्राचीन काल में यात्रा कठिन था क्योंकि उन्हें पहाड़ों से, नदियों से, कंदराओं से होकर गुजरना होता था और संसाधन सीमित थे। इसके अतिरिक्त अपने देश के नाम भारत की चर्चा मैंने की थी कि इंडिया शब्द जो निकला है इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अर्थात इंडिया शब्द पहली बार यूनानियों के द्वारा प्रयोग में लाए गए, जो आगे चलकर भारत का नाम भी बना। आज भी एक महत्वपूर्ण नाम इंडिया के नाम से लोग भारत को जानते हैं। इसके अतिरिक्त भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, जो बाद में इस देश का नाम पड़ा भारत, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, अर्थात 1500 BC के आसपास इनकी रचना हुई। अब अतीत के बारे में कैसे जानें, तो इसके लिए हमें अगर कहा जाए तो इतिहास को जानने, अतीत अर्थात इतिहास को जानने का स्रोत होता है। तो स्रोत में आप देखेंगे कि बहुत प्रकार के स्रोत होते हैं। इतिहास में लिखित स्रोत भी होते हैं, अलिखित स्रोत भी होते हैं।
तो लिखित स्रोत की बात करें तो उसमें मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पहले मूल रूप से हमारे पास आता है, जो लैटिन शब्द मैन्यू अर्थात जिसका अर्थ हाथ से है निकला है, और मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ होता है पांडुलिपि, हाथ से लिखा हुआ। तो प्राचीन काल में तारपत्रों अर्थात हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर, तारपत्रों और भोजपत्रों पर जो हाथ से लिखे गए नोट्स थे, जो हाथ से लिखी गई कृतियां थी, उसी को पांडुलिपि कहा गया। तो पांडुलिपि, जिसको अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, वो हैंड रिटेन्स है और वो तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखे गए थे। इसकी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में कर ली है। इसके अतिरिक्त आपने ये भी देखा कि इन पांडुलिपियों को जो इतने बड़े कालखंड में कैसे सुरक्षित रहेंगे, कीड़े खा गए, कई पांडुलिपियाँ बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन कुछ पांडुलिपियों को संग्रहालयों में, मंदिरों में, बिहारों में सुरक्षित रखा गया और वो आज भी सुरक्षित है। अब इन पांडुलिपियों पर लिखे क्या जाते थे, इसमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। यानी पांडुलिपियों के माध्यम से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब इसके अतिरिक्त अभिलेख, तो अभिलेख के बारे में हमने चर्चा किया था कि अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर चीज़ों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, खुदाए जाते थे। तो पत्थरों अथवा धातु के सतहों पर जो उत्कीर्ण किए जाते थे उन्हें ही अभिलेख कहा गया। और यहाँ जो अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे तो विभिन्न प्रकार के लिपि का प्रयोग किया गया इन अभिलेखों में। जैसे लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, अशोक का अभिलेख है। इसमें जो है ना अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि चिन्हों और संकेतों जिसके माध्यम से कोई चीज़ लिखी जाती थी वही लिपि है। चिन्ह और संकेत जिसके माध्यम से चीज़ें लिखी जाती थी। तो इस तरह से हमने एपिग्राफी, और एक नई चीज़ जोड़ना चाहेंगे एपिग्राफी, अभिलेख। तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या उसी को हिंदी में कहें तो पुरालेख शास्त्र या अभिलेख शास्त्र, यानी एपिग्राफी यानी अभिलेखों का अध्ययन। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों की चर्चा की और आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त तो देखें कि प्राचीन काल की अवशेष, मूर्तियाँ हो, भवन के अवशेष हो, औजार हो, हथियार हो, बर्तन हो, इन चीज़ों को जो खुदाई के द्वारा प्राप्त किए जाते थे इन्हें पुरातात्विक अवशेष कहा गया, पुरातात्विक स्रोत कहा गया। यानी पुरातात्विक अवशेष जो खुदाई से प्राप्त होते थे वो पुरातात्विक स्रोत कहलाए। और इन पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा गया। अगर अंग्रेजी में कहें तो जो चीज़ प्राप्त हुई उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहेंगे, और उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को अध्ययन करने वाले व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट कहलाए। पुरातत्वविद कब्रों के अवशेष भी मिलते होंगे, इनका भी अध्ययन करते होंगे। और इस तरह से पुरातत्वविद जिन चीज़ों को निकालते होंगे, अध्ययन करते होंगे, और उस अध्ययन के आधार पर इतिहासकार इन चीज़ों पर विस्तृत अध्ययन कर एक समग्र रूप से चीज़ों को प्रस्तुत करते होंगे। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया था। अब आज का जो क्लास होगा, आज की जो टॉपिक होगी, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है अतीत एक या अनेक, अतीत एक या अनेक। दोस्त, जहाँ तक अतीत शब्द का प्रयोग की बात है तो बहुवचन में किया जाता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं।
इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हमें पुरातत्व की सहायता से सामान्य लोगों जैसे शिकारी हो गए, मछुआरे हो गए, संग्राहक हो गए, कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, इन लोगों के जीवन को जानने का मौका मिलता है। हालांकि सच कहा जाए तो अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो साथियों, आपने देखा कि राजाएं अपना इतिहास लिखवाते थे, राजाओं के इर्द गिर्द ही इतिहास घूमते थे। सामान्य लोगों के जीवन की चर्चा इतिहास में उतनी मात्रा में नहीं है। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट अर्थात पुरातत्वविद जिन चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं, खोजते हैं, उन चीज़ों के माध्यम से ही उस समय के सामान्य मानव के जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, तिथियों का मतलब। तो तिथियों का मतलब अगर इसकी बात करें तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में आज भी अलग अलग तरह के कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। जैसे भारत में भी देखेंगे आप तो विक्रम संवत, शक संवत इत्यादि कैलेंडर प्राचीन काल से रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसका आधार ईसा मसीह के जन्म को माना गया है, वही पूरे विश्व में प्रमाणित रूप से अभी चल रहा है। तो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें साथियों ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाया गया है। इनके जन्म को आधार मानकर उनके जन्म से पहले के समय को बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट और उनके जन्म के बाद के समय को एडी अर्थात एनो डोमिनी यानी उस ईश्वर का वर्ष जब उनका अस्तित्व हो, तो उनके जन्म को आधार मानकर, जीरो मानकर, उनके जन्म के बाद वाले समय को एडी एनो डोमिनी और उनके जन्म के पहले के समय को बीसी इस रूप में इंडिकेट किया गया। और यही कैलेंडर आज लगभग पूरे विश्व में आधिकारिक रूप से अगर कहा जाए तो इसका उपयोग होता है। एक बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है, प्रमाणित माना जाता है। तो बीसी जैसा कि तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। और हिंदी में ईसवी पूर्व आप देखते होंगे। एडी एनो डोमिनो हिंदी में ईसवी लिखा होता है। तो एनो डोमिनी नामक शब्द दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ है, तात्पर्य है ईसा मसीहा के जन्म के वर्ष, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष एडी और उससे पहले का वर्ष बीसी। तो साथियों इस बीसी और एडी को ऐसे समझें कि कोई घटना, मान लो कि आज से कोई घटना 500 बीसी में घटित होती है और एक दूसरी घटना 500 एडी में घटित होती है। तो कहा जाएगा कि इन दोनों घटनाओं के बीच कितने वर्षों का अंतर रहा, कितने वर्षों का अंतराल रहा। तो एक है 500 बीसी अर्थात हम ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पीछे जाएंगे, और दूसरा 500 एडी यानी ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष आगे जाएंगे। तो 500 वर्ष पहले और फिर 500 वर्ष आगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 500 वर्ष और 500 वर्ष लगभग 1000 वर्ष हुआ। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों तिथियां अगर बीसी में है, जैसे एक घटना 700 बीसी में होता है और दूसरी घटना 500 बीसी में होती है, तो इन दोनों घटनाओं के बीच का अंतराल, तो हम क्या करेंगे, अधिक वैल्यू से कम वैल्यू को घटा देंगे। 700 बीसी से 500 बीसी को घटा देंगे। 200 वर्ष का अंतराल इन दोनों घटनाओं के बीच होता है। ठीक इसी तरह अगर दोनों घटनाएं एडी में हो रही है तो उसमें भी जो उच्च मान है उसमें से निम्न मान को घटा देंगे। जैसे कोई घटना अगर 1000 एडी में हो रही है और एक घटना 1500 एडी में हुई है, तो हम
1500 एडी से 1000 एडी को घटा देंगे और उन दोनों घटनाओं के बीच का अंतराल जो होगा, समय का अंतराल जो होगा, वो 500 वर्ष होगा। और अगर एक घटना बीसी में हुई है और दूसरी घटना एडी में हुई है, तो हम दोनों तिथियों को, दोनों वर्ष को, बीसी को और एडी को आपस में जोड़ देंगे और हमें उन दोनों घटनाओं के बीच का अंतराल प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर कोई घटना 500 बीसी में हो रही है और दूसरी घटना 500 एडी में हो रही है, तो दोनों 500 प्लस 500, क्योंकि एक एसी बीसी में है और एक एडी में है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 वर्ष, अर्थात इन दोनों घटनाओं के बीच का अंतराल 1000 वर्ष है। तो साथियों, अपनी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए, जो इस बुक के, इस पुस्तक में लिखी थी, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द अपनी बातों को रखने के प्रयास किए हैं। और अगली क्लास में हम चाहते हैं कि एक नोट जो कि SCERT और NCERT, इन दोनों का अध्ययन करने के बाद हम एक नोट बनाकर आपके बीच प्रस्तुत करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन चीज़ों का जो आपके बीच हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही एक मोबाइल के माध्यम से ही इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट के रूप में स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपके बीच रख रहे हैं। संसाधन का अभाव है। आपसे आशा है, अपेक्षा है कि आप इन प्रयास को सराहिए, इसे सुनिए, और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से जैसा BPSC के चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया है, ये NCERT और SCERT इस शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और साथ ही साथ, चूँकि जैसा कि आप जानते हैं, ये क्लास 6 की NCERT की पुस्तकों की विवेचना हो रही है, अगले सेशन में SCERT की भी विवेचना होगी, तो ये उन बच्चों के लिए भी लाभदायक है जो अभी क्लास 6 में, 7 में या 6 to 10 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इन तथ्यों से, इन डिस्कशन से लाभ होगा। अतः साथियों, एक बार फिर से आप सबसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को सुनिए, शेयर कीजिए और अपना जो सहयोग है और आशीर्वाद है वो देते रहिए। नमस्कार।